कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या कोर्ट के बारे में सवाल करना, और जिस तरीके से अरुण जेटली ने कहा है कि बहुत सारे मुद्दों पर तो कोर्ट वैसे भी बात करने ही लगा है। और इससे पहले आपको याद होगा नितिन गडकरी ने भी कहा था कि क्यों ना तमाम जजेस भी अब इलेक्शन लड़ लें। आखिर ये बातें क्यों कही गई हैं, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि तमाम बड़े बड़े लोग जब कोर्ट पहुंचते हैं तो फैसला आने में देरी नहीं लगती, लेकिन वहीं जब आम आदमी कोर्ट पहुंचता है तो इतना समय आखिर क्यों लग जाता है। ट्राई वाला केस आपको याद होगा। हमारे साथ एक भुक्तभोगी कॉलर जुड़ गए हैं, प्रदीप श्रीवास्तव हैं। बताएंगे आपको कि आखिर उनके साथ क्या परेशानी रही। प्रदीप जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी पहुंच रही है जी, आप बताएं कि आपका क्या केस है जो आप बताना चाहते हैं। हम सर फॉरेस्ट कारपोरेशन में सर्विस कर रहे थे जी हमारी नियुक्ति 1983 की है जी और 15 सितंबर 93 को सरकार ने छटनी कर दी। हम सभी कर्मचारी 750 थे और सभी ने मिलकर के मुकदमा दायर किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया। जजमेंट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इनकी विभाग की अपील खारिज कर दी। खारिज करने के बाद हाई कोर्ट में इन्होंने रिव्यू दाखिल किया और रिव्यू दाखिल किया उसके बाद भी हम लोगों के पक्ष में मुकदमा आया और कोर्ट ने कहा कि आप लोग लेबर कोर्ट चले जाइए। हम लोग लेबर कोर्ट में आए। लेबर कोर्ट में 1994 को मुकदमा दायर किया और आज तक हम लोग लेबर कोर्ट में ही लड़ रहे हैं। न्याय नहीं मिल पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये देखिए यहाँ पर भानु प्रताप जी, समस्या देखी आपने। मैंने सुना जी 5 पैसे, और आप तो हर रोज ही देखते होंगे, 5 पैसे का एक केस जो 43 साल तक कोर्ट में चलता है। इनकी भी समस्या जरा सुनिए। जी भानु प्रताप जी। जी नहीं, देखिए ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि केवल 5 पैसे के लिए इतने साल से 40 साल से मुकदमा चल रहा है। मैं समझता हूँ ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का काम है, इससे ज्यादा का नहीं है। और इसके लिए किसी एडवोकेट की या कहीं मैं नहीं समझता कि जरूरत है। अगर माननीय न्यायपालिका अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो ये 5 मिनट का काम है। और प्रदीप जी की बात आपने सुनी? प्रदीप जी मैंने केवल प्रदीप नहीं है, हम लोग तो रोज अदालत में देखते हैं। एक प्रदीप नहीं है, जाने कितने प्रदीप हैं जो लगातार ये भुगत रहे हैं। अगर आप हाई कोर्ट में आप जाएं तो मर्डर केस में अगर आपने अपील फाइल कर दी, 10 साल से पहले किसी मर्डर केस में अपील पर सुनवाई नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि 4, 5, 6 साल वहां चलेगा लोअर कोर्ट में, देन उसके बाद में फिर हाई कोर्ट में जाएगा, उसके बाद फिर अपील होगी, तो कितना समय लगता है। मैं समझता हूं न केवल गवर्नमेंट को बल्कि इसके साथ साथ स्वयं न्यायपालिका को भी इसमें सोचना चाहिए। एक बात मैं जरूर फिर दोहराऊंगा कि अगर चीफ साहब कह रहे हैं 70,000 जजेस की कमी है, तो गवर्नमेंट को इस पर सुप्रीम कोर्ट के साथ बैठकर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का और उससे भी पहले गवर्नमेंट का ये फर्ज है कि लोगों को न्याय दिलाए। राकेश कपूर जी, ये तमाम जब कंपनियां अभी ट्राई के अगेंस्ट आपने देखा था कि तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां पहुंच गई थी और उन्होंने कहा था कि नहीं, कॉल ड्रॉप समस्या है, उनको हर्जाना ना भरना पड़े। इस तरह के जो मामले सामने आते हैं, क्योंकि आप ज्यादा अच्छे तरीके से इलेबोरेट कर पाएंगे चीजों को, इनके रिजल्ट, इनके फैसले बहुत जल्दी आ जाते हैं। लेकिन प्रदीप श्रीवास्तव जैसे लोग, या फिर जो 5 पैसे के लिए वो शख्स इतने लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, इस तरह के लोग, या फिर प्रदीप जैसे बहुत सारे लोग हैं, ये बेचारे क्यों फंसे रह जाते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो सवाल पैदा होता है कि न्याय कब मिलता है, न्याय की सही परिभाषा क्या है। न्याय वह है जो व्यक्ति की स्थिति के निरपेक्ष उसके कारनामों पर उसको दिया जाए, वही न्याय है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर होता क्या है, आप शुरू से पूरा इतिहास देख लीजिए। जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो साहू मुद्रा एयरवेज के जो स्वर्गीय सेठ रामकृष्ण डालमिया से लेकर के और दूसरे मामले हों, सब में जो है वो तुरंत फैसला हो जाता है, तुरंत जमानत हो जाती है, तुरंत जो है वो सारे कामकाज हो जाते हैं। तो यहाँ पर धन आता है बीच में। जिसके पास धन है वो भानु प्रताप सिंह जी को अपना वकील बना सकता है, अब भानु प्रताप सिंह जी से बड़े वकील को भी अपना वकील बना सकता है। जिसके पास धन ही नहीं है वो कहाँ का वकील और कैसा वकील, किसको वो वकील बनाएगा, वो तो बेचारा दर दर भटकता रहेगा। उसके लिए तो न्याय सपने की बात हो जाता है। अगर मुंसिफी से वो मुकदमा हार गया कोई धनहीन व्यक्ति, तो उसके लिए तो जजी में जाना भी एक बड़ी मुसीबत है। वो सेशन जज में भी नहीं के पास भी अपील नहीं कर सकता है।
नंबर एक। नंबर दो, जो सबसे बड़ा जो सवाल हमारी न्यायिक व्यवस्था को लेकर के आता है, वो सवाल ये है कि जो जजों की संख्या है, देखिए जो अभी जो NJSE एक्ट जो आया था वो तो फेल हो गया, वो तो पारित नहीं हो पाया, जो लाना चाहती थी सरकार वो तो चला गया। लेकिन अभी मैंने लोकसभा का आपसे जिक्र किया था, लोकसभा में एक सांसद ने ये बात कही, राज्यसभा में ये बात उठी कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो फैसले देते हैं और उनके बीच में जो ऑब्जर्वेशन, जो स्ट्रिक्चर पास करते हैं, जो फैसले का भाग नहीं होते हैं, उनसे बचा जाना चाहिए। ये देखिए, हम न्यायपालिका में खामियां निकाल सकते हैं, न्यायपालिका की हम एक सीमा तक आलोचना भी कर सकते हैं और किसी फैसले की भी आलोचना कर सकते हैं, ये जायज़ है। हम जज की तो आलोचना नहीं कर सकते हैं, लेकिन फैसले की हम आलोचना कर सकते हैं। हम फैसले की ही आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि जज को तो हम पर्सनली जानते भी नहीं, हम तो फैसले फैसले की बात कर रहे हैं। वो न्यायमूर्ति, हम उसको न्यायमूर्ति कहते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हम उनको न्यायमूर्ति कहते हैं। वो जिस पीठ पर बैठते हैं, वो जिस कुर्सी पर बैठते हैं, वो न्याय की मूर्ति है, वो विक्रमादित्य का आसन हम उसको मानते हैं। लेकिन एक बात ये राज्यसभा में कही थी, मुझे लगता है कि वो समाजवादी पार्टी के थे या कौन सी पार्टी के मेंबर थे, उन्होंने ये बात कही थी कि ये जो स्ट्रिक्चर्स पास करना, ये ऑब्जर्वेशन देना, इस पर जो है वो थोड़ा सा संयम से काम लिया जाना चाहिए। क्योंकि हमें ये देखना चाहिए, जो शुरू में बात उठी थी ना, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इन तीनों के बीच एक सिल्वर लाइनिंग है, इनके अधिकार क्षेत्रों की एक सीमा तय है, और लेकिन वो ऐसी सीमा तय है जैसे जिस प्रकार से एक नदी अपनी सीमा में बहती रहती है, लेकिन बरसात आने पर वो नदी सब चीज़ें तोड़ देती है, वो कहाँ तक भाग जाएगी कुछ नहीं पता। आजकल ये स्थिति चल, नदी तो नदी है, तो आजकल ये स्थिति चल रही है न्यायपालिका और विधायिका को लेकर के। इसमें हमें ये ध्यान रखना होगा कि कहीं इस उलझाव में हम अराजकता की तरफ भी ना बढ़ जाएं, क्योंकि अराजकता और कानून के शासन में अंतर बहुत थोड़ा होता है। देयर इज ए सिल्वर लाइनिंग बिटवीन एनार्किज्म एंड द रूल ऑफ लॉ। अब जिस प्रकार की जो बात हो रही है आजकल इस देश में, जो कुछ लोग खास तौर से ऐसा मुहिम चला रहे हैं, और हमने राजधानी दिल्ली उसका सबसे बड़ा प्रमाण है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पर, जिस प्रकार से कानून के खिलाफ काम करके, और ये कहा जाता है, अक्सर कहा जाता है कि देखिए साहब हम तो ठीक हैं, कानून की रूह से, संविधान के रूह से किया गया कार्य कभी भी गैर संवैधानिक नहीं हो सकता है। हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि हमारा प्रजातंत्र दुनिया के लिए एक अजूबा प्रजातंत्र है। हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इसीलिए है कि यहाँ पर इस देश के अंदर जब भी कोई बात आती है, जब भी बड़े से बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर भी आक्षेप लगता है, तो न्यायपालिका स्वतंत्र होकर के आज की तारीख में भी उस पर फैसला दे सकती है। हालांकि उसमें विकृतियां आ गई, उसमें बहुत विकृति आ गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के विरुद्ध एक इस बात का प्रमाण था, उन्होंने इस बात का प्रमाण था। इसके बाद भी और भी फैसले हुए हैं, लेकिन केवल इन फैसलों के बूते पर ही, केवल कुछ ऐसे अपवादों के बूते पर ही हम ये नहीं कह सकते कि इस देश में आम आदमी को न्याय मिल रहा है, या उसे न्याय मिलने की संभावनाएं तेज हो गई हैं। वो तभी होंगी जब हम अपनी व्यवस्था में, अपनी हम न्यायिक प्रणाली के अंदर ऐसे परिवर्तन करेंगे जैसे कि एक जज की नियुक्ति के लिए कोई किसी वकील के बारे में ये तय किया जाना चाहिए कि उसने कितने गरीबों के मुकदमे निस्वार्थ भाव से, संविधान का 142वां अनुच्छेद है, उसके अनुरूप उसने मुकदमे लड़े हैं, और उस गरीब आदमी को, एक चपरासी को न्याय दिलाया है, एक मजदूर को न्याय दिलाया है, और एक किसी दुकानदार के यहाँ काम करने वाले व्यक्ति या सड़क पर अपना जो ठेला चलाने वाले व्यक्ति को न्याय दिलाया, या ऐसे व्यक्ति को न्याय दिलाए, किसान को न्याय दिलाया है कि जिसकी जो धनहीन था, बलहीन था, क्षमताहीन था, सामर्थ्यहीन था, ऐसे व्यक्ति को यदि कोई
वकील न्याय दिलाता है आगे बढ़ करके, तो उनकी भी निशानदेही होनी चाहिए और ऐसे लोगों से इस डिस्ट्रिक्ट लेवल के जजों से भर्ती होनी चाहिए। और इसके साथ साथ एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की स्थापना की जानी चाहिए, ये भी बहुत आवश्यक है। इस पर भी बात होगी। उससे पहले सारिका जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की हम बात करते हैं और क्योंकि सोशल वर्कर हैं आप, आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे जिनको लगता होगा केसेस को देखकर कि कम से कम इसमें जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए, जिससे कि एक मैसेज, एक पॉजिटिव मैसेज कि अगर इतनी हद तक आप गिरेंगे, इस तरह का आप काम करेंगे तो आपको तुरंत इस तरह की जेल होगी, इस तरह का प्रमाण झेलना पड़ेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में 17 साल, एक तो ऐसा केस है 17 साल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया था उस केस के लिए, 7 से 8 साल, 3 साल, 4 साल, ये किस तरह का फास्ट ट्रैक कोर्ट हुआ? राइट, एवरीथिंग इज बीइंग एविडेंट हियर कि हम सभी तरह के केसेस देख रहे हैं यहाँ पे। अगर नीचे, मतलब अगर आप हर क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे वो कोई भी तरह का केस हो, सभी में करप्शन इज द मेन डेविल। अगर जैसे कुछ हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ये कहा कि उनकी गाड़ी निकली, सामान निकला, सेल्स टैक्स, जी बिल्कुल सही था, सारा कुछ सामान था, फिर भी सेल्स टैक्स वालों ने रोक लिया। सेल्स टैक्स अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन अगर आपको उनसे लड़ना है, गाड़ी जब्त हो गई है, आप करते रहिए, फिर उसके बाद केस जाएगा कोर्ट में, वहाँ पे जब तक आप खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं, वो केस चलता रहेगा। तो एक छोटी सी चीज़, चाहे व्यक्ति सही था, चाहे सारे डॉक्यूमेंट सही थे, लेकिन चेन ऐसी बनी हुई है कि हर लेवल पे हर चीज़ डिले होती है। तो अगर हम बात करें एकदम निम्न दर के जो सेगमेंट है, जो निम्न वर्ग का, तो उनको तो ये प्रॉब्लम आनी ही आनी है, क्योंकि वो तो पैसे भी नहीं दे पाएंगे। तो सालों साल तक केसेस खिंचे चले जाते हैं। मेन बात यह है कि करप्शन हमारे इंडिया में, जो मेन इसका फंडामेंटल अगर हम साइकोलॉजिकल रीज़न देखें, वो ये है कि हम इतने सालों तक, पहले अलग अलग राजा अटैक करते थे, अलग अलग एरियाज अपने कब्जे में ले लेते थे, उसके बाद ठीक है फिर ब्रिटिश रूल आ गया, उसके बाद हमारी गवर्नमेंट, हमें फ्रीडम मिले, इतने साल हो गए, लेकिन हमारी जो मेंटालिटी इतने वर्षों में रही है, इतने सालों में, इतनी सदियों में, बदल नहीं पाए हम, उसको हम बदल नहीं पाए। और हम ये सोचते हैं कि अपना फ़ायदा, पहले हम अपने लिए बचा लें, उसके बाद किसी और की सोचेंगे। तो ये जो फितरत है वो हर एक इंसान में, मतलब अगर एक छोटा सा उदाहरण दूंगी, जैसे आपने कहा अलग अलग सेगमेंट्स की, तो एक सब्जी वाला है, वहाँ पे अगर कोई आदमी खरीदने आता है, मटर दीजिएगा, तो पहले तो वहीं पे मटर खाना शुरू करेगा। करप्शन का ये कितना छोटा और एक उदाहरण है कि हम बात करते हैं ऊपर वाले करप्शन लेवल की, बट हमारा करप्शन तो हम ही से यहीं पे शुरू हो जाता है। अभी फिलहाल मैं अभी जैसे छोटा सा एक और एग्जाम्पल कि एक प्लास्टिक बैग्स बैन हो गए, गवर्नमेंट ये दिखाना चाह रही है कि हाँ हमने इस बात पे बहुत स्ट्रिक्ट हमने वो फॉलो किया है, और ये बना दिया है, बिल्कुल कानून बना दिया, और इस पे इम्प्लीमेंट होगा, कोई भी अगर पकड़ा जाएगा तो उस पर जुर्माना होगा। लेकिन फाइनली एक हफ्ता भी नहीं चला और सबके पास पॉलिथीन बैग्स फिर वापस आ गए। अभी मैंने डाब, यानी मतलब हम देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि करप्शन बहुत नीचे से शुरू होता है और बहुत ऊपर तक जाता है, और शायद वही है कि हमारी मेंटालिटी बदली नहीं है, तो न्याय इतनी जल्दी मिलेगा कहाँ। यहाँ पर भानु प्रताप जी, आप कह रहे थे कि हमें, यानी जजेस को खुद भी अपने आप में सोचना चाहिए, अपने अंदर झांकने की कोशिश करनी चाहिए। एक और बहुत ही फेमस कहावत है, कहा जाता है कि जो समाज है ना, जो हम राजनेताओं को देखते हैं, एक तरह से वहीं से तो निकले हुए लोग हैं, वही तो छवि है उन लोगों की। तो क्या एक जज गलत नहीं हो सकता? क्या उसके जजमेंट्स गलत नहीं हो सकते? यहाँ पर मिस्टर गांगुली का केस हमने देखा, लेकिन सवाल उठाना उनके बारे में सवाल पूछना अपने आप में एक बहुत बड़ी सज़ा और बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, मैं मानता हूँ कि जो आप सवाल उठा रहे हैं वो अपनी जगह जायज़ है। प्रजातंत्र में और आज के समय में सवाल तो उठाए जाने चाहिए, और आज नहीं तो कल उठेंगे भी, चाहे न्यायपालिका के ऊपर हो या किसी पर हो, और ये हक इंसान को होना भी चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है कि मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब हम मान के चलते हैं, बहुत विरोधाभास है जीवन में हमारे यहाँ। न्यायपालिका मैं मानता हूं, उस पर सवाल आज खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन आप ये भी मानेंगे कि अगर आज कुछ भी थोड़ा बहुत आपको ठीक नजर आ रहा है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान न्यायपालिका का है।
नहीं भानु प्रताप दूसरी जी, बात, ये तो हम कह ही रहे हैं कि न्यायपालिका का हम सम्मान करते हैं। न्यायपालिका के बहुत अच्छे अच्छे निर्णय हैं जहां सरकारों को निरंकुश होने से रोकने से लेकर जनता के हित के लिए कई सुमोटो लेकर भी उन्होंने काम किए हैं। बात वो नहीं, आपने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि सब जज एक जैसे नहीं होते जी, भ्रष्टाचार की तरफ आपका भी इशारा था। निश्चित रूप से। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके लिए, इससे पहले कि लोग उंगली उठाएं, न्यायपालिका को स्वयं अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। मैं उस बात को फिर दोहराऊंगा कि कहीं ऐसा ना हो, अगर ये नहीं हुआ, न्यायपालिका ने अपने अंदर झांक के नहीं देखा, तो आज नहीं तो कल लोग सवाल खड़ा करेंगे। आखिर न्यायपालिका है किसके लिए? लोगों के लिए, जनता के लिए। अगर जनता को न्याय नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक सवाल तो उठेंगे। तो वो स्थिति आने से पहले न्यायपालिका को खुद सोचना चाहिए। लेकिन इससे आगे मैं थोड़ा एक बात और आपसे कहना चाहूंगा, आपके माध्यम से लोगों से भी, कि हमारे देश में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो हम व्यवस्था सुधारने की बात करते हैं। मेरा मानना है कि व्यवस्था सुधारने से पहले इस देश के व्यक्ति को सुधारने की जरूरत है, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर कानून बहुत हैं, न्यायपालिका भी है, सब कुछ है, लेकिन कानूनों को लागू नहीं किया जाता ईमानदारी से। जो अभी मैडम ने सवाल उठाया है कि भ्रष्टाचार है, कोई व्यक्ति जो है चाहे तो नहीं कर सकता, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है। वो भ्रष्टाचार वही है, और ये भी इसमें चीज लागू है कि हम कानून तो हैं, ईमानदारी से लागू नहीं करते। और लागू कौन करेगा? न्यायपालिका लागू नहीं करेगी, ये कार्यपालिका का काम है। कार्यपालिका को करना है। और जब कार्यपालिका नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। नहीं, हस्तक्षेप एक, मैंने कहा ना, हस्तक्षेप एक हद तक ठीक है। सवाल ये है कि हद से ज्यादा भी हस्तक्षेप, जो सिल्वर लाइन की बात लगातार राकेश कपूर जी कर रहे हैं, उसके बाद तो दिक्कत भरा हो सकता है। राकेश कपूर जी, क्योंकि आप बहुत सीनियर हैं, मेरे सवाल का जवाब दे पाएंगे। हम लोगों में से एक है ना जज, विकृतियां, कमियां सबके अंदर हो सकती हैं, तो उनके अंदर भी हो सकती हैं। मिस्टर गांगुली पर सवाल हम क्यों नहीं उठा सकते थे? क्या इस तरह के केसेस वहां नहीं हो सकते? अकाउंटेबिलिटी आपको नहीं लगता कि पब्लिक में आ जानी चाहिए? जब हम बाकी के लोगों के बारे में सवाल पूछ सकते हैं तो मुझे अधिकार होना चाहिए, चाहे आप जज है, मैं आपसे पूछ सकूं आपके पास कितनी संपत्ति है सर, जरा बताइए, और कहां से आई है? सही बात, मैं क्यों सवाल नहीं पूछ सकती? बिल्कुल सही बात कह रही हो। अभी जो बात की ना, जो आपने, बहुत शशि, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, कि जब कोई व्यक्ति, मैं राकेश कपूर जी, मैं अगर थाने का दरोगा बन जाता हूं तो सबसे भ्रष्ट व्यक्ति, मैं राकेश कपूर, यदि मैं किसी स्कूल में पढ़ाने लगता हूं तो मैं ईमानदार व्यक्ति, तो दोष कहाँ है? दोष व्यक्ति में नहीं, दोष संस्थान में है। बिल्कुल, दोष पुलिस की व्यवस्था में है, अच्छाई शिक्षा व्यवस्था में है कि एक मास्टर ईमानदार होता है, एक पुलिस का आदमी बेईमान होता है। ये परसेप्शन है। ये परसेप्शन किससे बना है? ये परसेप्शन संस्थान से बना है। तो सवाल जजों का नहीं है, सवाल व्यक्ति विशेष का नहीं है, सवाल पूरी न्यायिक व्यवस्था का है, जुडिशियरी का है। जुडिशियरी को अपने अंदर आमूलचूल परिवर्तन करने की तरफ देखना पड़ेगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल है, जो आपकी आज की बहस का मुख्य सवाल है कि अधिकारों का अतिक्रमण, अधिकारों का अतिक्रमण, हमें ये देखना होगा कि सन 63 में एक बार बात उठी कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हाई कोर्ट के जज को तलब करते थे, और हाई कोर्ट के जज जो हैं वो विधानसभा के अध्यक्ष को तलब करते थे। ये ऐसी स्थिति आ गई थी। दोनों में विधायिका और न्यायपालिका के भीतर जो उनके अधिकार क्षेत्र हैं, उनका जब हम अतिक्रमण करने की तरफ कोई भी एक संस्थान चलता है तो आप समझिए वो अराजकता को दावत देता है। मैं उत्तराखंड का उदाहरण दे रहा हूं दोबारा से। उत्तराखंड के उदाहरण में ये बात स्पष्ट है कि जो विधानसभा के भीतर की जो कार्यवाही हुई, उस कार्यवाही को आप दुनिया की किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दे सकते। जो विधानसभा के भीतर की कार्यवाही है वो संविधानगत तरीके से चलती है, उसकी एक सुनिश्चित परंपरा है, परंपरा और लिखित दस्तावेज होता है कि जिसके अनुसार विधानसभा के भीतर की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय चलाते हैं। यदि अध्यक्ष उस संवैधानिक व्यवस्था को तोड़ता है तो आप क्या करेंगे? आप अदालत में नहीं जा सकते, आप किसके पास जाएंगे? वो अधिकार हमारे संविधान ने केवल विधायकों को दिया है। यदि लोकसभा का अध्यक्ष संविधान के विरुद्ध काम करता है तो लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध जाने का अधिकार किसको है? अदालत के पास नहीं है।
अदालत के पास आप नहीं जा सकते हैं। वो अधिकार लोकसभा के सदस्यों के पास ही है। वो लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, और ऐसा हुआ है। जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे उनके विरुद्ध 1956 में अविश्वास प्रस्ताव आया था। जो प्रथम हमारे लोकसभा अध्यक्ष थे मावलंकर जी, उनके विरुद्ध, और कांग्रेस का तो महाबहुमत था, उसके बावजूद 1956 में आया था उनके। हालांकि वो गिर गया, वो बात अलग है, क्योंकि कांग्रेस का पूर्ण बहुमत था। लेकिन हमारा संविधान इतना खूबसूरत है, हमारा संविधान अप्रतिम संविधान है पूरी दुनिया का। इस संविधान को अगर हम इसके रेशों को, अगर हम इसकी बुनावट को उधेड़ने की कोशिश करते हैं, ये बड़ी कशीदाकारी से बनाया गया संविधान, और ऐसा संविधान है जिसमें कोई भी व्यक्ति निरापद नहीं है, कोई भी संस्थान निरापद नहीं है। इसलिए हमें बड़ी बारीकी के साथ इस संविधान की मर्यादा को कायम रखते हुए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सबको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि वे अपनी मर्यादाओं के भीतर रह करके ये अपना काम करें। कोर्ट का ये काम नहीं है कि कहाँ कूड़ा पड़ा है उसको कूड़ा उठाया जाए। कोर्ट का ये काम नहीं है, कोर्ट का निश्चित रूप से ये काम नहीं है कि जो सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की नीतियों के विरुद्ध वो जाकर के कोई काम करे। उत्तराखंड का उदाहरण दे रहे हैं, हुई सरकार होती है। मेरे पास समय की बहुत कमी है, आप उत्तराखंड का लगातार उदाहरण दे रहे हैं। एक छोटी सी लाइन है, उत्तराखंड में आपको याद होगा जिस तरीके से कहा गया, हालांकि आलोचना भी बहुत ज्यादा हुई, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति राजा नहीं है, उनका कोई राजा का आदेश नहीं है। यही मैंने कहा तो आपको, मतलब इस प्रकार के ये तो वो सिल्वर लाइन को तो बहुत आगे तक आपने तोड़ दिया। राष्ट्रपति संविधान के संरक्षक हैं। कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, रानी राष्ट्रपति किसको नियुक्त कर? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। और खूबसूरती देखिए, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाते हैं। हाँ। ये है इस संविधान की खूबसूरती। इसको अगर आप तोड़ेंगे, इस पर प्रहार करने की कोशिश करेंगे, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यदि ये समझता है, यदि वहां से ऐसे फैसले आते हैं जो कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में सीधा हस्तक्षेप हो, जो विधायिका के अधिकार क्षेत्र में सीधा हस्तक्षेप हो, ये हमारे संविधान ने दीवार पर लिखी हुई इबारत है कि सर्वोच्च न्यायालय नहीं, सर्वोच्च संसद है, क्योंकि संसद के पास कानून को बदलने का अधिकार है। केवल सर्वोच्च न्यायालय को ये देखना है कि जो संविधान की आत्मा है उसके अनुरूप संसद कानून बनाए। यदि इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि इट वाज डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट अल्ट्रा वायरस। क्यों? असंवैधानिक दे दिया गया। क्यों? इसलिए दिया गया चूंकि वो संविधान की मूल भावना के विरुद्ध कानून बना दिया था। वो बहुमत का बल प्रयोग भी नहीं कर सकता है संसद। ये अधिकार, ये चेक हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है। और संसद सुप्रीम कोर्ट के जज के अनाधिकार प्रवेश पर या उसके गलत व्यवहार पर उसको लाकर के महाभियोग चला सकती है। ये अधिकार संसद के पास है। तो कितना खूबसूरत संविधान। तो हम लोगों को मतलब वही ना कि कम से कम इन तमाम चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, और उम्मीद हम ये करते हैं कि आगे आने वाले समय में जो चेंजेस की बात हमारे तमाम मेहमान कर रहे हैं और तमाम एक्सपर्ट्स करते रहे हैं अभी तक, उन चीज़ों के बारे में सोचा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद।